की शुरुआत डिमी से होती है। डिमी पहले स्पेशल फोर्स का सैनिक था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन साइट पर एक छोटा फोरमैन का काम करता है और रोज सबकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के परिवार के साथ उसकी बहुत अच्छी जान पहचान है। मालिक का 3 लोगों का परिवार उसे अपने घर का ही मानता है और अक्सर उसे गपशप करने के लिए बुलाता है। तभी बात करते करते डिमी जैसे ही अपना सिर घुमाता है तो देखता है कि खिड़की के बाहर एक पिकअप ट्रक साइड पर आ रहा है और फिर उसमें से कुछ हट्टे कट्टे गुंडे टाइप के लोग उतरते हैं। डिमी को लगता है कि ये लोग कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए वो बिना किसी को भनक लगे अकेले ही मामला देखने निकल पड़ता है और तभी वो देखता है कि साइट के एक छोटे कर्मचारी को वो लोग परेशान कर रहे हैं। डिमी चुपचाप लोहे की कीलें उठाता है और उधर चल देता है। एक्सक्यूज मी। चूतिया, तू अपने काम से काम रख। ये सुनकर डिमी का खून खौल उठता है। गुस्से में किले उठाकर वो उन पर फेंक देता है। फिर एक गुंडा गन निकाल लेता है, लेकिन तभी डिमी बाल्टी से उसके हाथ पर मारता है और फिर एक बाल्टी उसके सर पर दे मारता है। फिर वो एक गुंडे को ऐसी लात मारता है कि वो नीचे गिर जाता है। तभी एक गुंडा हथौड़ा उठा लेता है, लेकिन डिमी हथौड़ा पकड़कर सीधा उसके सिर पर दे मारता है। फिर उसे घुमाता है और दूर फेंक देता है। तभी एक गुंडा गन निकाल लेता है, लेकिन डिमी उसके हाथ में हथौड़ा फंसा देता है। फिर उसके मुंह पर एक वार करता है और उसका गला दबा देता है। तभी और भी गुंडे आ जाते हैं। डिमी छूने की एक बोरी उठाता है और सीधा गुंडों के मुंह पर दे मारता है, जिससे गुंडों की आंखें अंधी सी हो जाती हैं। डिमी इस भगदड़ का फायदा उठाकर मुड़ता है, टूल बॉक्स से एक बंदूक निकालता है और फिर एक गुंडे को पकड़कर उसकी पीठ पर बंदूक तान देता है। गुंडों का बॉस यह देखकर समझ जाता है कि इस आदमी से पंगा लेना भारी पड़ेगा और वो अपनी फौज लेकर वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन डिमी को अंदाजा भी नहीं था कि इस गलती का भरपाया उसकी मालिक की बेटी को चुकाना पड़ जाएगा। खैर, मामला शांत होने के बाद डिमी सोचता है कि सिर्फ उस छोटे कर्मचारी ने यह सब देखा है, लेकिन असल में मालिक की बेटी जेनी ने भी सब देख लिया था। पर जेनी कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। तब जाकर डिमी ने चैन की सांस ली। काम के अलावा डिमी को हर हफ्ते अपने ससुर के यहाँ अपनी बेटी को खाना खिलाने ले जाना पड़ता है, लेकिन ससुर उसे देखते ही ताना मारते हैं कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका और अपनी नातिन को पालने लायक पैसे कमाने की भी उसकी औकात नहीं है। गुस्सा आ रहा है। इन सब बातों को डिमी चुपचाप सह लेता है, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही बार तो अपनी बेटी से मिलने आता है। जब डिमी अपनी बेटी के साथ एक बढ़िया वीकेंड बिता रहा होता है, तभी उधर मालिक की बेटी मुसीबत में फंस जाती है। अपनी पढ़ाई पूरी होने की खुशी में जेनी अपनी सहेलियों के साथ एक तगड़ी पार्टी में जाती है। वे लोग बहुत मजे कर रही होती हैं, इस बात से अनजान कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। उनके पीछे मौजूद ग्राहकों की नजर सबसे खूबसूरत जेनी पर पड़ती है और एक किडनैपिंग का प्लान शुरू हो जाता है। जेनी और उसकी सहेलियां थकने के बाद एक पब में जाती हैं, जहां बारटेंडर चुपचाप उन पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही जेनी वॉशरूम जाती है, बारटेंडर तुरंत बाहर बैठे लोगों को मैसेज कर देता है। जेनी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, एक गुंडा अचानक सामने आकर उसे बेहोश कर देता है और जल्दी से उसे गाड़ी में बांध कर ले जाता है। अगले दिन जब डिमी काम पर लौटता है तो देखता है कि 2 पुलिस वाले अभी अभी गए हैं। वो जल्दी से मालिक से मामला पूछता है। तब उसे पता चलता है कि जेनी वीकेंड पर गायब हो गई है और 2 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है। इंग्लैंड में पुलिस आमतौर पर गुमशुदगी के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए जेनी के साथ कुछ बुरा होने का ही डर है। मालिक के पास कोई रास्ता नहीं, वो डिमी से अपनी बेटी को ढूंढने में मदद मांगता है। मेरी बच्ची को बचा लो। असल में मालिक जानता है कि डिम्मी एक रिटायर्ड स्पेशल फौजी है और उसकी इस काबिलियत से वो पक्का जेनी को ढूंढ सकता है, लेकिन डिमी मना कर देता है क्योंकि वो बहुत पहले रिटायर हो चुका है और अब बस एक आम आदमी की तरह शांति से जीना चाहता है। ये सुनकर मालिक मालकिन तुरंत ढेर सारे कैश निकाल लाते हैं, जो उनकी जिंदगी भर की कमाई है। अगर डिमी मदद करे तो ये सारे पैसे उसके, पर डिमी ये पैसा कैसे ले सकता है? ऊपर से वे उसके दोस्त हैं। असल में डिमी को भी बुरा लग रहा है, इसलिए वो गाड़ी चलाकर शहर के बाहर चला जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है, एक तीर उड़ता हुआ आता है और लगभग उसके सिर में लग ही जाता है। पता चलता है कि यहाँ उसका पुराना फौजी दोस्त दाढ़ी वाला भाई रहता है। इस दाढ़ी वाले भाई की जिंदगी भी आसान नहीं है, उसने जंग में अपनी दोनों आंखें खो दी थी। डिमी उदास होता है और दाढ़ी वाले भाई को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि उसे भी जेनी की फिक्र है और उसने जेनी की हिफाजत करने का वादा किया था, लेकिन उसे डर है कि उसकी और उसकी बेटी की शांति भरी जिंदगी छिन जाएगी। दाढ़ी वाले के समझाने के बाद डिमी का इरादा पक्का हो जाता है। वो दाढ़ी वाले के घर से निकलकर फिर जेनी के घर पहुंचता है और एक नजर में उस टूटे हुए बाप को देखता है। उसे याद आता है कि जब डिमी की पत्नी की मौत हुई थी तो इसी दयालु जोड़े ने उसे पनाह दी थी और उसे नौकरी दी थी। शायद अब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। डिमी जो कहता है वो करता है। एक पुराने स्पेशल फोर्स सैनिक के तौर पर वो बहुत तजुर्बेकार है, इसलिए पहला काम छानबीन का है। वो जेनी के गायब होने वाली रात के पब में जाता है और पहली नजर में ही उस बारटेंडर पर शक करता है, क्योंकि वो लड़का छुप छुप कर सफेद पाउडर यानी नशे का सामान भी बेच
बेचता है। आखिरकार यूरोप में ड्रग्स और इंसानों की तस्करी का धंधा साथ साथ चलता है। इसके बाद डिमी पब के पीछे जाता है और वॉशरूम के बाहर गली में देखता है, जहां उसे एक मोती मिलता है। लगता है कि जेनी पक्का यहीं से किडनैप हुई थी। जब बारटेंडर का काम खत्म होता है तो डिमी उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। बारटेंडर धुएं का मजा ले रहा होता है, तभी देखता है कि कोई अंदर घुस आया है। वो अपनी बंदूक निकालने ही वाला होता है कि डिमी के हाथ में खतरनाक हथियार देखता है और बारटेंडर वहीं डर के मारे कांपने लगता है। डिमी बिना किसी बकवास के सीधे जेनी की फोटो दिखाता है और बारटेंडर से पूछता है कि उस लड़की को कहां छुपाया है, पर बारटेंडर अनजान बनने का नाटक करता है और कुछ भी मानने से साफ मना कर देता है। डिमी देखता है कि यह लड़का ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए वो अफगानिस्तान में इस्तेमाल की जाने वाली टॉर्चर ट्रिक अपनाता है। वो बारटेंडर के चेहरे पर तौलिया डालता है और उसे नल के नीचे रख देता है, जिससे पानी में डूबने जैसा भयंकर दर्द महसूस होता है। पर फिर भी बारटेंडर एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो उसके पीछे बैठा बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी बारटेंडर का एक साथी वहां आ जाता है और बारटेंडर मौका पाकर मदद के लिए चिल्लाता है। साथी सुनते ही तुरंत बंदूक निकाल लेता है। डिमी बारटेंडर को बंधक बनाकर दरवाजा खोलता है, पर साथी को कोई परवाह नहीं होती और वो अंधाधुंध गोलियां चला देता है। डिमी एक एक करके दोनों गुंडों को ढेर कर देता है। इसके बाद डिमी गुंडे के कपड़े फाड़ता है और उसकी छाती पर टैटू देखकर समझ जाता है कि यह रशियन ब्रदरहुड का काम है। डिमी को एहसास होता है कि मामला भारी है, क्योंकि यह ब्रदरहुड रशियन माफिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर क्रिमिनल ग्रुप है। डिमी ड्रग्स के पैसे उठा लेता है, एक लूटपाट का झूठा सीन बनाता है और फिर दरवाजे पर छिपकर इंतजार करता है ताकि पीछे वाले इंसान का पता चल सके। कुछ ही देर में एक गाड़ी आती है और सूट पहने एक आदमी दो गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वो आदमी घर की हालत देखता है, उसे किसी के मरने की परवाह नहीं, उसका मेन फोकस है कि पैसे गायब हैं। वो गुस्से में अपने गुंडे को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देता है। बाहर से डिमी यह सब देख रहा होता है, तभी एक वैन आती है जिसमें से सफाई वाली आंटियां उतरती हैं। वे अंडरवर्ल्ड की खास क्लीनर्स हैं जो लाशों को ठिकाने लगाने का काम करती हैं, ताकि पुलिस को रत्ती भर भी पता न चले। गुंडों के बॉस को गाड़ी में जाते देख डिमी भी चुपके से उसका पीछा करता है। गुंडों के बॉस के बड़े विला में पहुंचकर डिमी घर में किसी और के न होने का फायदा उठाकर सीधा अंदर घुस जाता है। वो एक गिलास उठाकर बॉस पर दे मारता है और इससे पहले कि बॉस कुछ समझ पाए, डिमी उसे स्विमिंग पूल के किनारे बांध देता है। बॉस जब होश में आता है तो उसे लगता है कि डिमी गैंग वॉर करने आया है, इसलिए वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने ब्रदरहुड के किसी आदमी को मारा तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक को काट डाला जाएगा। पर डिमी को इसकी कोई परवाह नहीं, वो सीधा पैसे निकालकर पूल में फेंक देता है। उसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे बस वो लड़की चाहिए। बॉस फोटो देखकर कहता है कि वो उसे नहीं जानता, पर जब डिमी उस पब का नाम बताता है जहां से जेनी गायब हुई थी तो वो समझ जाता है कि यह किसने किया है। लेकिन वो बताने वाला नहीं था। इसके बजाय वो यह सोचकर कि डिमी को रशियन समझ नहीं आएगी, उसे रशियन भाषा में गालियां देने लगता है। डिमी जब देखता है कि इससे कुछ उगलवाया नहीं जा सकता तो वो सीधे रस्सी काट देता है और उस बॉस को ऊपर पहुंचा देता है। पर डिमी की मेहनत बेकार नहीं गई, उसने अभी अभी बॉस की रशियन बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। ट्रांसलेट करने के बाद उसे पता चलता है कि जेनी को किडनैप करने वाले का नाम बिली है। इस आदमी का पता लगाने के लिए डिमी अपने तगड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और अमेरिकी ड्रग एजेंसी में अपने पुराने फौजी दोस्त को फोन करता है। तब जाकर उसे बिली के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्त बताता है कि बिली ब्रदरहुड का सबसे कम उम्र का और पावरफुल इंसान है जो मैनली ड्रग्स और इंसानों की तस्करी का काम करता है। डिमी को यह भी पता चलता है कि बिली का एक बार है जो ड्रग्स का अड्डा है। उसी रात डिमी उस बार में पहुंच जाता है। उसका नया चेहरा बहुत अलग लग रहा था, इसलिए जल्दी ही एक बाउंसर उसके पास आ जाता है। डिमी नियम जानता है, वो नोटों की एक गड्डी निकालता है और मेज पर रख देता है, जिसके बाद बाउंसर उसे सीधे VIP एरिया में ले जाता है। वहाँ बीच में एक काला आदमी बैठा होता है जो शायद बार का बॉस है। डिमी दुश्मन के बीच घुसने की तैयारी करता है और नाटक करता है कि वो सफेद पाउडर बेचने के लिए पार्टनरशिप करना चाहता है। काले आदमी को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि डिमी पुलिस वाला है, इसलिए वो अपने गुंडों से उसे टेस्ट करने को कहता है। डिमी बिल्कुल नहीं डरता और सीधे गुंडों से भिड़ जाता है, जबकि काला आदमी साइड में बैठकर तमाशा देखता है। गुंडों का तुरंत मुंह नाक सूज जाता है और जब डिमी जानलेवा वार करने ही वाला होता है तब काला आदमी उसे रोक देता है। वो देख लेता है कि डिमी पुलिस वाला नहीं बल्कि एक रिटायर्ड फौजी है। इससे काले आदमी का शक कुछ कम हो जाता है। इसके अलावा डिमी ने आने से पहले पूरी तैयारी की थी और ड्रग्स के बाजार भाव की उसे पक्की जानकारी थी। काला आदमी कोई कमी नहीं निकाल पाता और डिमी के साथ एक बार सीक्रेट डील करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह डिमी काले आदमी के 2 गुंडों से एक नाश्ते की दुकान में मिलता है। वो बताए अनुसार पैसे ले आता है, पर वे लोग माल नहीं देते, सिर्फ एक फोन उसकी तरफ फेंक देते हैं। इस पर डिमी उठता है, मेज पर रखा सारा सिर्फ उनके नाश्ते पर डाल देता है और उन्हें वार्निंग देता है कि कोई चालाकी न करें। वे डर के मारे एक शब्द नहीं बोलते, कोई अनजान देखे तो उसे ही असली गुंडा समझे। डिमी जब वापस गाड़ी चलाकर जा रहा होता है तो वो नया फोन बज उठता है। ये काले आदमी का फोन होता है जो उसे बताता है कि माल सीट
के नीचे है। डिमी ड्रग्स का पैकेट देखकर उसे सीधा नदी में फेंक देता है। हालांकि डिमी धीरे धीरे ब्रदरहुड के मेन ग्रुप के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक उसकी बिली से मुलाकात नहीं हुई है। हर बीतता दिन जेनी को बचाने के खतरे को बढ़ा रहा है। डिमी अभी सोच ही रहा होता है कि बिली से कैसे मिले, तभी मौका खुद चलकर उसके पास आ जाता है। काला आदमी फिर से कॉल करता है और डिमी को अगले दिन लंबी पार्टनरशिप पर बात करने के लिए बुलाता है और उसे सूट पहनकर आने को कहता है, क्योंकि कल बड़े लोग आने वाले हैं। डिमी जल्दी से सुबह सुबह एक सूट खरीद लेता है। सच में कपड़े ही इंसान को बनाते हैं। डिमी एक बड़े बॉस के स्टाइल में ब्रदरहुड की ब्रांच में पहुंचता है। कई बार तलाशी लेने के बाद डिमी को अंडरवर्ल्ड के बॉस के सामने लाया जाता है। ये आदमी शुरुआत में कुछ नहीं बोलता, बस डिमी को घूरता रहता है और अंत में मुंह खोलकर कहता है, मेरा नाम बिली है। डिमी के मन में हलचल होती है। जो चाहिए था वही मिल गया। देखने से लगता है कि बिली बहुत बारीकी से काम करता है। उसने डिमी का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर बैकग्राउंड चेक करवाया था और जब यकीन हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, तभी मुस्कुराते हुए डिमी के साथ पार्टनरशिप की और उसे एक सूटकेस दिया। डिमी वॉशरूम में जाकर सूटकेस खोलता है जिसमें सिर्फ नीली गोलियां भरी हैं। वो सारी गोलियां टॉयलेट में बहा देता है। ये चीजें इंसान को बर्बाद करती हैं। बड़ी मुश्किल से बिली से मुलाकात हुई, पर जेनी की कोई खबर नहीं। इसलिए डिमी जेनी के सोशल मीडिया को चेक करने लगता है। अचानक वो देखता है कि उन तस्वीरों में हमेशा एक आदमी उन्हें घूर रहा होता है और डिमी जब उस बारटेंडर का फोन चेक करता है तो उसे उस आदमी के साथ हुई चैटिंग भी मिल जाती है। डिमी उस आदमी की लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वो उसी बार में है जिसे बिली कंट्रोल करता है। आखिरकार उसे एक सुराग मिल जाता है और वो तुरंत उस बार के बाहर पहुंच जाता है, पर वो सीधे अंदर नहीं जाता बल्कि अपनी कार में छिपकर हालात का जायजा लेता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हरकतों पर भी नजर रख रहा है। बार की उस औरत ने डिमी को पहले देखा था और सीसीटीवी में ये सब देखने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इसके साथ कुछ तो लोचा है। इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने भेजती है। गाड़ियां अपनी ओर आते देख डिमी को खतरे का एहसास होता है। वो जल्दी से पीछे हटता है और फिर एक मोटरसाइकिल चुराकर भागने लगता है। पीछे वाली गाड़ियां भी उसका लगातार पीछा करती हैं। गुंडे पीछा करते हुए गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन जब गाड़ी से निशाना नहीं लगता तो एक गुंडी गाड़ी से उतरकर निशाना लगाने का फैसला करती है और सच में डिमी को गोली मार देती है। डिमी घिसटता हुआ एक पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है। डिमी जब मुश्किल से रेंग कर बाहर निकलता है और पुलिस ऑफिसर को गाड़ी से उतरते देखता है तो उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन गाड़ी से उतरी गुंडी पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उससे बातचीत करने लगती है। लगता है कि इस पुलिस वाले को पहले ही खरीद लिया गया था। लेडी पुलिस बंदूक उठाती है और डिमी को मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद डिमी को ब्रदरहुड की गाड़ी में डाल दिया जाता है। जब उसे